नमस्कार सबनाज, और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। टीवी 45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी 45 का विशेष कार्यक्रम चाय चुनाव और चर्चा। हमने सोचा क्यों ना आपको चाय की चुस्की के साथ झारखंड का राजनीतिक मिजाज भी बताया जाए। झारखंड का राजनीतिक मिजाज मतलब जिसके हाथों में है कमान, यानी कि जनता के मिजाज की जनता क्या सोच रही है और जनता इस चुनाव को कैसे देख रही है, जनता के पास अपने मुद्दे क्या क्या है। तो हम इस कार्यक्रम में बस बात करते हैं जनता की और जनता की बातों से ही आपको अवगत कराते हैं कि जनता क्या सोचती है। अब देखिए, झारखंड में दूसरे चरण के मतदान को लेकर के तैयारियां तेज है। झारखंड में सभी दलों के बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। पीएम मोदी से लेकर के योगी, मिथुन, हेमा मालिनी की ताबड़तोड़ रैलियां। विपक्ष की तरफ से भी हम बात करेंगे, जहां पर राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को झारखंड में होना है दूसरे चरण का मतदान, क्योंकि 13 नवंबर को पहले चरण की समाप्ति हो चुकी है और अब बारी है दूसरे रण की। तो दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट और दूसरे चरण में 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। जी हां, इनके किस्मत पर जो ताले लगे हैं उनकी चाबी जनता के हाथ में है और अब 23 नवंबर को किसका किस्मत का ताला खुलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों के जो दिग्गज है वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और यूं कहे तो पूरा दम हम अपना जो है अब दूसरे रण में झोंक रहे हैं, क्योंकि पहले चरण की समाप्ति हो चुकी है और इस बार झारखंड में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। तो पहले चरण के बाद अब जाहिर सी बात है कि बारी आती है दूसरे रण की। तो जो राजनीतिक दिग्गज है उनका काफिला दूसरे रण की तरफ बढ़ चुका है और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के लगातार झारखंड में दिग्गजों का आगमन हो रहा है। वहीं झारखंड में पहले से ही कई धुरंधर जो है वो मौजूद है और उन धुरंधरों के भी लगातार धुआंधार रैलियां और जनसभाएं हो रही है। बात एनडीए और इंडी की चल रही है, जहां पर दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। सभी के स्टार प्रचारक नेता दिग्गज अपने अपने तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और वही जो रस्म रिवाज होता है उन्हें निभा रहे हैं, यानी कि वादे और दावे जो अक्सर करते आते हैं और चुनाव में ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सभी दलों की ओर से, सभी नेताओं, सभी प्रत्याशियों की ओर से बड़े बड़े वादे जनता के साथ किए जा रहे हैं। हालांकि जनता बहुत हद तक निराश रहती है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस बार आपको जनता के मिजाज से अवगत कराया जाए कि पिछले साल जब सरकार बनी या पिछले बार जब लोग उनके दरवाजे पर आए, किसी भी दल के नेता हो, उन्होंने क्या क्या वादे किए और कितने वादे उन्होंने पूरे किए। और देखिए, धनबाद की बात करते हैं। धनबाद में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। यहां पर भी जो तैयारी है पार्टियों की तरफ से वो पूरी की जा रही है। जनता को साधने के लिए जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और वही वादे और दावे तो किए ही जा रहे हैं। लेकिन जनता पिछले 5 सालों में हुए कार्य से कितना खुश है, जनता अपनी जनप्रतिनिधि से कितनी खुश है और इस बार के चुनाव में जनता के अपने क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, सीधे जनता से बात करने के लिए हमारे साथ अंबर जुड़ गए। सीधे हम अंबर की तरफ रुख करेंगे। जी अंबर, धनबाद से आप मौजूद है। धनबाद की जनता का क्या मिजाज है, उनकी कहानी, उनकी ही जबानी जरा सुनिएगा। जी देखिए, साफ तौर पे सभा देखिए समझ सकते हैं कि अब कुछ ही समय शेष बचे हुए हैं प्रचार को लेकर। अगर हम बात करें तो कुछ घंटों के बाद ही जो है प्रचार प्रसार का जो है साफ तौर पे विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रसार जो है थम जाएगा। प्रत्याशी जो है एड़ी से सर तक जोड़ लगा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में कुछ साधने को लेकर के लगातार जनसभाएं की जा रही है। हर एक पार्टी अपने स्टार प्रचारक उतार रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही है। आज देखे होंगे कि आज धनबाद में भी कई स्टार प्रचारक जो है लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा। सुबह से लेकर शाम और देर रात तक जो है प्रेस वार्ता का जो है दौर चल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो भी पार्टी है वो साफ तौर पे यह जो पूरा जो भी अपने प्रत्याशियों पे उन्होंने भरोसा जताया है उस पर वो प्रयास कर रहे हैं या कयास लगा रहे हैं कि कैसे भी करके वो जो है अपनी जीत जो है सुनिश्चित करें। ऐसे में धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में भी लगातार जो है इस तरह का जो है जनसंपर्क अभियान और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं उसे पक्ष हो या विपक्ष हो, यानी कि भाजपा, कांग्रेस, इंडी गठबंधन जो है उसके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जो 6 विधानसभा है
चाहे हम धनबाद की बात करें, सिंदरी की बात करें, निरसा की बात करें, बागमारा की बात करें, झरिया की बात करें या फिर टुंडी की बात करें, हर एक जगह आप देख रहे हो कि अगले सुबह से लेकर जो है देर रात्रि तक लगातार जो है ताबड़तोड़ जो है दौरा चल रहा है। साफ तौर पे जो पूरा प्रयास है सभी का कि वो जो है अपनी जीत को सुनिश्चित करें। ऐसे में धनबाद के लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उसमें साफ तौर पे देखिए समझना होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशियों का चयन चाहते हैं। ऐसे में देखिए आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो यह पूरा चुनाव है काफी अहम होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि यह जो पूरा चुनाव है उसको लेके वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं। तो सीधे तौर पे हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह इस बार का जो पूरा चुनाव है, धनबाद में विधानसभा का चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाला है। कैसे प्रत्याशी को आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कौन प्रसाद जी को देख रहे हैं? कैसे नेता को आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र और नेता के गुण हाँ सही करे, नेता को सा चाहिए, दबा के पैसा नहीं कोई नेता दे देते। काफी परेशानी है स्वास्थ्य में, मतलब स्वास्थ्य में कमी है, पैसा नहीं है, कमाते नहीं है, दे पैसा 2-4 लाख रुपया नेता दिलवा दे तो उसको वोट देंगे, पैसे नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं ये भटक रहे हैं गौर से। कोई भी जनप्रतिनिधि आपको जो है कि कोई भी किसी को हम वोट नहीं देंगे, मतलब वोट का बहिष्कार करिएगा? हम किसी को वोट नहीं देंगे, मतलब अपने मत का बहिष्कार कर दीजिएगा? क्या करेंगे मत में, हमको नांगर से भटक रहे हैं तो वोट देके क्या करेंगे? तो नोटा का प्रयोग करिएगा क्या? चलिए देखिए काफी खफा दिख रहे हैं। जो जनता है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अपने मत का प्रयोग ही नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 5 सालों में ऐसा मौका मिलता है, लेकिन काफी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी है और इनका जो गुस्सा है वो जायज भी है। चूंकि देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कोई भी जनता चाहती है कि उसका बेहतर इलाज हो, बेहतर तरीके से उसके सुविधा मुहैया हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका उससे लाभ मिले। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो पूरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पूरा दृश्य है, ऐसे में जो कुछ भी और भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे चुनाव को लेकर के, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर जी, धनबाद में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 20 तारीख को मतदान है, कैसे प्रत्याशी को आप खोजते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो काम करे, जो पार्टी का हो, काम करने वाला चाहिए। तो देखिए लगातार हम जो है चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से ही बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। और क्या बोले, कोई विशेष पार्टी का हम नहीं बोल रहे हैं, काम करने वाला चाहिए। और क्या बोले, बाकी वकील साहब लोग हैं, इन लोग से पूछिए किन किन मेन मुद्दों को लेकर के जो है इस बार जो है आप लोग मतलब अपने मतों का प्रयोग है। जैसे जो जन समस्याएं होती है, कई मूलभूत समस्या है जिसको लेकर जो है लोग अपने मतों का मत का जो अधिकार काफी महत्वपूर्ण। हाँ, मत का अधिकार तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन कहने का मतलब जो छोटा छोटा काम है, बाकी तो रोड वगैरह सब सही है। थोड़ा सा यहाँ पे काम धाम का जो होता है, बहुत सारे यहाँ देखिए बेरोजगारी तो है, हर जगह है, लेकिन उसके लिए जो बेरोजगार उसके लिए दुकान चाहिए, वो सब चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। फुटपाथ पे जो लगा देता है, अब फुटपाथ पे लगाने के बाद क्या होता है, 2 महीना लगे 2 महीना हटे। अब तो सरकारी नौकरी जिसको होना होगा, बस यही सब, और क्या रहेगा। रोजगार की काफी कमी है, रोजगार जगह सर वो हो तो बहुत बढ़िया है, वो तो सब चाह रहा है, वो मेरा विशेष नहीं है, वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। और बाकी क्या बोलेगा। देखिए साफ तौर पे समझ रहे होंगे सब आप कि लोगों का जो कहना है, रोजगार की बात हो, मूलभूत समस्या की बात हो, जितनी भी योजनाओं की बात हो, उसमें लोगों का यही कहना है कि जो रोजगार है, जैसे छोटे दुकानदार जो हैं उनके लिए कई बार ऐसी समस्या आती है कि जो छोटे फुटकर दुकानदार हैं जो कि फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के साथ भी कई बार ऐसी समस्या आती है कि उनके दुकानों को हटाया जाता है रोजगार की कमी होने के कारण। वो जो इस तरह के काम करते हैं, तो आप सब साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, जो जरूरत की आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जरूरत की जितनी भी व्यवस्था है वह होनी चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं है। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि मिला जुला के पिछले 10 सालों में काम ठीक हुआ, कुछ का कहना है कि नहीं और बेहतर होना चाहिए था। तो आप साफ तौर पे धनबाद का मूड आप समझ रहे होंगे। ऐसे में हम और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरमुंडी से कुणाल भी जुड़ गए हैं, कुणाल की तरफ रुख करेंगे और जरमुंडी का भी हाल जानेंगे, जनता का मिजाज जानेंगे और जरमुंडी के मुद्दे जानेंगे, क्योंकि हर जगह के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। जी कुणाल, क्या मिजाज है जरमुंडी में जनता के, इस बार जरमुंडी के अपने क्या मुद्दे हैं? जी बता दो कि जरमुंडी में बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित, और ऐसे में अगर बात कर लें तो यहाँ पर मंदिर से संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं
यहाँ पर विकास के मुद्दे हैं और जो है कई रोजगार के मुद्दे हैं। लेकिन अगर मुख्य मुद्दे की बात कर लें तो बाबा बासुकीनाथ धाम में जो श्रद्धालु हैं, जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वह इस यहाँ में मुख्य अगर मुद्दा की बात कर लें तो यहाँ बाबा बासुकीनाथ धाम में रोजगार के मुद्दे हैं। अगर बात कर लें बासुकीनाथ धाम में तो यहाँ पर क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? दोनों तो अभी फिलहाल में दोनों जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, बराबरी में। लेकिन विकास का नाम पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ धाम में एक राज्य स्तर का मेला है। इतने श्रद्धालु आते हैं, लाखों लाखों, लेकिन यहाँ न पेयजल की सुविधा है, न कोई लंगर की व्यवस्था है, न कहीं साफ सफाई की व्यवस्था है। हर चीज में जो है दिक्कत है, लोगों को काफी परेशानी होती है। जैसे कि मान लीजिए नंदी चौक पे ही देखा जाए तो सब जगह गंदगी फैली हुई है। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनना बहुत जरूरी है, शौचालय, ताकि लेडीज महिलाओं के लिए जो है एक ढंग से जो है व्यवस्था हो सके। ये सब होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर बात कर लें अभी जो वर्तमान में बीजेपी से कैंडिडेट हैं, 10 साल बादल पत्रलेख भी रहे हैं, तो दोनों के कार्यकाल आप लोग तो देखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि नया कुछ उभर के आना चाहिए? नहीं, कैंडिडेट तो जो भी हैं 10 साल से विधायक रहे हैं बादल भैया, और जो है मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनको होना चाहिए कि यहाँ पे एक होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो कुछ किए नहीं है। लेकिन ये जरूरी है। लेकिन अब देखिए हम लोग तो, वो भी पुराने कैंडिडेट है, वो भी एक विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं किए। सांसद में आ रहे पुराने 15 साल से हैं, लेकिन मतलब काम के नाम पर, विकास के नाम पर बासुकीनाथ में जो कुछ अच्छा है नहीं। लेकिन चलिए, पार्टी वोट हम लोग देख के अपना मतदान कर रहे हैं, ऊपर के मोदी जी के देख के हम लोग। तो यहाँ पर विकास के मुद्दे क्या क्षेत्र में रहेगा? क्योंकि रोजगार यहाँ पर जो है लोग तलाशने के लिए दूसरा प्रदेश जाते हैं, क्या इस बार वो भी मुद्दा रह सकता है? हाँ, ये तो जरूरी है। यहाँ के आदमी जो है बाहर जाते कमाने खाने के लिए, अपना पलायन करते हैं यहाँ से। यहाँ कुछ मतलब इंडस्ट्री एरिया में इसमें होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, ताकि इससे जो है लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्थानीय मुद्दे तो आप रहेंगे ही, लेकिन सबसे खास बात अगर कर लें तो रोजगार का भी मुद्दा रहेगा। यहाँ पर जो है 10 साल विधायक रहे हैं बादल पत्रलेख, उनके कार्यकाल को लोगों ने देखा है, और ऐसे में जो भाजपा के कैंडिडेट हैं देवेंद्र कुमार, वह भी कई ऐसे पार्टी से यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनका भी कार्यकाल देखा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी प्रत्याशी आएंगे या फिर जो भी नेता आएंगे, तो उनसे यही मांग रहेगी यहाँ के लोगों को कि यहाँ पर जो है सृजन की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर बात कर लें तो पर्यटक स्तर पे भी बासुकीनाथ धाम को एक अव्वल दर्जा दिया गया है। यहाँ स्थानीय जो है राजकीय मेला लगता है श्रावण में मास में, 1 महीने तक मेला चलता है, तो उसके मद्देनजर भी जो है किए गया है। हम नंदी चौक के समीप खड़े हैं, और नंदी चौक पर जो है यहाँ पर वैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो पर्यटक लोग बाहर से आते हैं उनको उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं नजर आती है, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, यह मुद्दा रहेगा। अगर बात कर लें बासुकीनाथ धाम में, तो गौशाला क्या इस बार का मुद्दा रहेगा? मेन मुद्दा गौशाला का ही रहेगा। मेन जो हमारे यहाँ की गायें हैं सड़क पे भटकते रहती है, मेन मुद्दा यही है। बहुत साल पुराना मुद्दा है ये बासुकीनाथ का। एक गौशाला निर्माण तो जरूर होना ही चाहिए। गौशाला निर्माण का मुद्दा एकदम मुख्य तौर पर गौशाला निर्माण का ही मुद्दा है। तो आपके दुकान पे तो कई लोग आते होंगे, तो और भी क्या मुद्दा हो सकता है इस बार चुनाव का? गौशाला निर्माण का मुद्दा मेन हो सकता है। उसके बाद जो मेन जो खाने का जो यहाँ पे मंदिर जैसे कि है, तो कहीं ना कहीं माना जाए तो लंगर लगना चाहिए गरीबों के लिए। बहुत सारे गरीब रहते हैं मंदिर के पास, तो गरीबों के लिए लंगर रहना चाहिए। और भी बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं, तो व्यवस्था और भी बढ़ा दे रहे, कुछ मतलब सुविधा मिलना चाहिए। मैया सम्मान योजना सरकार चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा वर्तमान सरकार को चुनाव में होगा? जी बिल्कुल होना चाहिए। मैया सम्मान योजना इन्होंने लागू किया, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा लाभ। अगर बात कर लें तो आपको नहीं लगता है कि दोनों आरोप प्रत्यारोप पे है? मेन जो स्ट्रीम में जो मुद्दे होने चाहिए उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, पब्लिक का मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। पब्लिक का मुद्दा पे कोई किसी पार्टी का बात नहीं होता है। अभी जितने भी लोग हैं सब अपने अपने हित के और अपने ही विषय पे चर्चा होती है। सबका हित, सबका कहना है कि हमने ये किया, हमने वो किया। अपने मुद्दे को कोई नहीं गिरवाना चाहता। मुद्दे की बात कहीं नहीं हो रही है। ये आप कहाँ से हैं? आप बताइए कहाँ से? हम मदनपुर से हैं। अच्छा, तो इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए इलेक्शन में है, वोट देंगे। तो आप काम काज करने के लिए कहाँ यहीं पे या कहीं बाहर?
नहीं, हम काम ही करते हैं, अभी बम बाबू काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार रोजगार मुद्दा रहेगा? हाँ, रोजगार तो मिलना चाहिए, मिलना। हाँ, सरकार क्या युवाओं के रोजगार को लेकर बात करती है? हाँ करती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो वर्तमान जो सरकार है या फिर सत्ता में या विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, मेन जो मुख्य जो मुद्दा है जनता का, हुआ उस मुद्दे से हटकर बयान पे बयानबाजी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं जरमुंडी की, तो जरमुंडी में बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित है और ऐसे में बासुकीनाथ मंदिर के आसपास जो है रोजगार के मुद्दे इस बार रहेंगे। और सबसे खास अगर मुद्दा की बात कर लें तो गौशाला का इस बार मुद्दा अहम रहेगा। जी अच्छा, देखिए हमारे साथ तो कुंदन भी जुड़ गए हैं नाला विधानसभा से, उनके भी रुख करेंगे, उनके तरफ भी बढ़ेंगे एक बार। कुंदन, देखिए नाला में की जनता की मिजाज क्या है, वहां के मुद्दे क्या हैं? हम लगातार बस इस पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस बार बात सिर्फ और सिर्फ जनता की ही होगी। जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल सबा, मैं इस वक्त नाला विधानसभा का ये चौक है, मैं वहां मौजूद हूं और सीधे तौर पे मैं ये तस्वीरें आपके समक्ष आपके माध्यम से आप अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूं। ये चौक का ये चाय दुकान है जहां पे आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे युवा वर्ग जो है, साथ ही वृद्ध भी जो है यहाँ पे मौजूद है और मैं उनसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहूंगा। चूंकि नाला विधानसभा की अगर राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखें और समझें तो उसमें कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो और उनके अगेंस्ट में भाजपा उम्मीदवार है माधव चंद्र महतो, तो कह सकते हैं कि ये सीधे जो है आमने सामने की टक्कर है ये दोनों दलों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में। हम यहाँ के जनता जो है उनसे मन टटोलने आए हैं कि आखिर क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है। युवा साथी हैं, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। आप अभी चाय पीने आए हैं यहाँ पे और क्या लग रहा है अभी आपके जो विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक परिदृश्य बन रही है उसका क्या फीडबैक लग रहा है? कैसे विधायक जी का 5 वर्ष जो काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं या बदलाव की सोच रहे हैं? यहाँ पर जो भी विधायक आते हैं वो युवा वर्ग के बारे में नहीं सोचते, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर विभाग पर भ्रष्टाचार। हेमंत सोरेन जी ने जो बड़े बड़े वादा करके सत्ता में आए थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हम लोग उनसे और उम्मीद नहीं रखे हैं। इस सरकार से हम लोगों का उम्मीद हम लोग खो बैठे हैं। खासकर युवा वर्ग का इस सरकार से और कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि नौकरी तो एकदम ना के बराबर है, नौकरी नहीं है। हम लोग बीएड में खुद बीएड टेट पास करके सीटेट पास करके बैठा हुआ हूँ, कुछ नौकरी नहीं है। टेट का वैकेंसी निकला, वो भी एग्जाम नहीं ले पाई सरकार, वो भी 1500 2000 रुपया करके वैकेंसी फीस। इस सरकार से हम लोगों का उम्मीद एकदम पूरा एकदम नष्ट हो गया है। सरकार जो वादे बड़े बड़े किए थे, एक भी वादे पर सरकार ने खरा नहीं उतरा। नाला विधानसभा क्षेत्र की जो है खास मुद्दे क्या हो सकते हैं? चूंकि रविंद्रनाथ महतो यहाँ से बतौर विधायक हैं और राज्य के जो विधानसभा है झारखंड विधानसभा में स्पीकर का पद भी उन्हें नवाजा गया है। क्या कुछ उनका 5 साल का टेन्योर रहा है? देखिए सर, कोई भी विधानसभा का जो मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं वो क्या होते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है और ना ही यहाँ की सड़क प्रणाली ठीक है। एक भी सड़क बना है लेकिन जहाँ तहाँ गड्ढे भरा हुआ है, मनुष्य की जान जा सकती है, ऐसा सड़क बना हुआ है। हम लोग किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन किसी भी विधानसभा की मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य नहीं है। एक प्रेग्नेंट महिला को भी यहाँ पर अगर आता है तो उनको आसनसोल जाना पड़ता है, वेस्ट बंगाल। तो ये कैसी स्वास्थ्य सुविधा है हमारे विधानसभा में? यहाँ कृषि मंत्री भी बाटुल जा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन मतलब जो भी आए हैं कोई हम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। हम आपको थोड़ा रोकेंगे, हम फिर से आपके पास आएंगे। सभा, ये चाय चुनाव चर्चा जो है ये नाला विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और वहां पे कर रहे हैं, वहां के लोगों से जुड़ रहे हैं और वहां की जो आम जन की जो जन समस्या हम उससे रूबरू होना चाहते हैं। क्या कुछ आपको मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? ये जो विधानसभा चुनाव की जो आगाज हो रही है, 20 तारीख को आप लोग मतदान करेंगे, कैसे विधायक आप चुनना चाह रहे हैं? देखिए, विधायक दादा ऐसे चाहिए को आज जो हमारा नाला विधानसभा है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज पूरा हमारा जो झारखंड राज्य हुआ 24 साल के हो गए अलग हुआ,
लेकिन आज जो मूलभूत सुविधा है, जैसे दादा लोग सही चीज बताए कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 प्रमुख चीजें होता है, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग को वेस्ट बंगाल जाना पड़ रहा है, रोजगार के लिए हम लोग को यूपी, बिहार, उड़ीसा जाना पड़ रहा है। एक मिनट में रुको। सबा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि झारखंड के जो मरीज हैं अब पश्चिम बंगाल पे आश्रित हो रहे हैं। ये एक अपने आप में चौंकाने वाले खुलासे हैं। कहीं ना कहीं यह देखने को जो मिल रहा है, चूंकि आए दिन जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वो हर जगह मीडिया से लेकर हर जगह ये बातें कहते आए हैं कि हम जनता के जो है साथ है, कदम कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन उनकी पोल खोलते हुए जो है ये एक युवा है नाला विधानसभा से, जो टीवी 45 के माध्यम से, टीवी 45 का जो खास पेशकश है चाय चुनाव चर्चा, उसके माध्यम से ये सरकार की कलई खोल रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मरीज है, वो बगल के जो आसनसोल है, बगल का जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, सटा इलाका है, वहाँ पे जाके अपना इलाज कराने को मजबूर है। जी बिल्कुल, जी दादा बिल्कुल। इस बार देखिए हम लोग को चाहिए बदलाव, चाहिए बदलाव इसलिए जरूरी है कि प्रकृति का नियम भी कहता है कि बदलाव होना चाहिए, ताकि अगर जो हमारे स्थानीय विधायक रहे हैं उनने काम नहीं किया है। ये आप जमीन पे देख सकते हैं। आप अगर आदिवासी गांव में जाइए, दूर दराज गांव में जाइए, तो एकदम स्थिति बद से बदतर होती हुई आपको दिखेगी। मरीज के लिए तो भैया ने बता ही दिया। सबसे मेन पॉइंट होता था विकास का, जो शिक्षा होता है। आज शिक्षा का स्थिति जो इतना दयनीय है, क्या ही कहें। मैं भी एक B.Ed हूँ और मैं भी MA किया हूँ, लेकिन आज मैं एक कलम खरीदने के लिए मुझे अपने पापा के पास जाना पड़ता है। इसलिए दुख इतना है कि मत ही कहिए। इसलिए एकमात्र अभी जो उज्जवल भविष्य हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर। उन्हें आकर लोगों को लड़ना सिखाया, संघर्ष की गाथा को सिखाया कि किस प्रकार से अपनी आवाज को उठाया जाता है। तो वो भर के हम लोग के पास आए हैं। और नाला विधानसभा में भी एक प्रत्याशी मिला है हम लोग को, टाइगर जयराम महतो का पार्टी से, जेलकम का पार्टी से। उसका नाम रघुवीर यादव है। वो एक युवा है, शिक्षित है। तो इस बार उनके ऊपर युवाओं का खासा रुझान जा रहा है। आप एक चीज बताइए, चूंकि इन दिनों जब से झारखंड विधानसभा चुनाव की बिगुल बजी है, तब से एक महत्वपूर्ण मुद्दे जो है संथाल परगना से रिलेटेड, चूंकि आपका जो विधानसभा है वो संथाल के ही अंदर में आता है, और खासकर ये बॉर्डर इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटे हुए ये इलाका है। यहाँ पे जो चली ये बात है कि संथाल में डेमोग्राफी चेंज, आपने सुना होगा। डेमोग्राफी चेंज को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए दादा, डेमोग्राफी की बात करें तो निश्चित रूप से इनका केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसको रोका जाए, और राज्य सरकार का भी स्तर रोका जाए। लेकिन अगर छिटपुट, क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है? बांग्लादेशी घुसपैठिए है संथाल में? देखिए कुछ मात्रा में तो जरूर है निश्चित रूप से, लेकिन अधिकतर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो कहना उचित नहीं होगा। एक मुद्दा है, लेकिन ज्वलंत मुद्दा है ये भी है। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पे सभा कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। जो अभी मूलभूत जो मांगे हैं, जो कैसा विधायक होना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, ये सब आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी, आप कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? किस तरीके का विधायक होना चाहिए? जरूर मतलब जैसे विधायक होना चाहिए। अभी के जो विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम हो रहा है। यहाँ के जो मूल समस्या है वो क्या है? मूल समस्या डॉक्टर का प्रॉब्लम है, चिकित्सकीय सेवा नहीं है। नहीं है। इसको लेकर आप विधायक से कभी संज्ञान दिए हैं इन सब चीजों को लेकर? वो दिए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होगा कब होगा? इस बार होगा। अभी जो मरीज हैं वो कहाँ जाते हैं? जैसे आपके यहाँ के आप लोकल हैं, आपके घर में कोई मरीज अगर हो जाते हैं, किसी कारणवश कोई परेशानियां आती है, कोई बीमारियां आती है, तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने? इलाज कराने के आसनसोल, सिवली, यदि बड़ा बड़ी होता है, इसलिए सभा ये दुर्भाग्य है कि झारखंड के जो लोग हैं वो आसनसोल जा रहे हैं, मतलब पश्चिम बंगाल के जो इलाका है वहां पे जाकर और इलाज करा रहे हैं। जो ये चाय की जो दुकान लगाते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अभी राजनीतिक परिदृश्य जो बना है, हालांकि चाय जो दुकानदार हैं वो कहीं कार्य व्यस्तता के कारण कहीं गए हुए हैं, कुछ युवा वर्ग है। क्या लगता है आपको, किस तरीके की चुनाव के मुद्दे होनी चाहिए? सर देखिए, हम तो किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन इतना बता सकते। आप एक युवा हैं? हाँ बिल्कुल। किस टाइप का विधायक होना चाहिए, किस टाइप के चुनाव के मुद्दे होनी चाहिए? विधायक देखिए सर 10 साल तो रहे हैं रविंद्रनाथ महतो, लेकिन कुछ काम तो हम लोग किया नहीं।
अब ये वोट पाने के बाद कम से कम 4 साल बाद दर्शन देगा, इतना बता सकते बस। आते नहीं कब तो। एक चीज बताइएगा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जो है इन दिनों सभी जगह चल रहा है। आपको लगता है चूंकि संथाल का ये विधानसभा है और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए आपको दिखाई देते हैं क्या? बांग्लादेशी मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी नागरिक जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं क्या? नहीं सर, वो तो देखिए हम लोगों को यहाँ हॉस्पिटल वगैरह यहाँ होने चाहिए। जैसे कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, जब तक हम लोग आसनसोल जाएंगे तब तो डेट कर जाएगा, तब तो वो सब होना चाहिए सर। यहाँ वो सब सुविधा के लिए नहीं है, गरीब के लिए यही तो चाहिए ना। उसका सरकारी हॉस्पिटल दे दिया, यहाँ पट्टी बनाने के लिए जाएंगे, वहाँ सर फूट गया तो पट्टी बनाएंगे वहाँ। मतलब प्राथमिक उपचार के लिए भी आपको आसनसोल जाना पड़ता है? जी सर बिल्कुल। इमरजेंसी सेवा के लिए कहाँ जाते हैं? बिल्कुल आसनसोल जाना पड़ता है, नहीं तो दुर्गापुर जाना पड़ता है, नहीं तो बर्धमान जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से कम से कम आसनसोल कम से कम 30-35 किलोमीटर होगा सर। 35 किलोमीटर जी। एक और हम आपसे सवाल चाहेंगे, ये जो विधानसभा चल रहा है, आप आगे आने वाले जो सरकार जिसकी भी गठन हो, किस तरीके की आप उम्मीद करेंगे? हम तो सर चाहते हैं किसी को वोट ना दे, नो टाइम दे सर। बिल्कुल सबा, ये नाला विधानसभा क्षेत्र के ये युवा हैं और काफी रोष में दिख रहे हैं, चूंकि मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पे नाम मात्र के ही हैं। आपने देखा इन लोगों हमारे माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं ये देख रहे हैं टीवी 45 का खास पेशकश चाय चुनाव और चर्चा। इसमें सीधे तौर पे इस विधानसभा में इस बाजार की हालत ऐसी है कि यहाँ प्राइमरी हेल्थ का इशू अगर आता है, प्राथमिक उपचार का भी अगर समस्या क्रिएट होता है, तो उस स्थिति में भी इन लोगों को जो है बगल के सटे जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है आसनसोल, वहां जाना पड़ता है। मतलब प्राइमरी उपचार से लेकर इमरजेंसी सेवा तक के उपचार अगर कराना है तो यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें आसनसोल जाना पड़ता है और वहां पे उन्हें उपचार कराना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, क्योंकि हम भले ही 21वीं सदी की ओर रुख कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, लेकिन जहां अभी मूलभूत सुविधाएं, खासकर स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकता है। और विधानसभा की जो जनप्रतिनिधि जो विधानसभा के हुए हैं वो क्या कुछ किए हैं। जो चाय के जो दुकानदार हैं अभी आए हैं, उनसे हम जानेंगे। कब से आप चाय की दुकान यहाँ लगा रहे हैं? पता नहीं। चाय की दुकान आप कब से लगा रहे हैं? 6 साल हो गया। 6 साल हो। हाँ। कब खोलते हैं और कब बंद करते हैं? सुबह 3 बजे खोलते हैं, रात 11 बजे बंद करते हैं। आपके पास चाय पीने वालों में सबसे अत्यधिक लोग किस उम्र के लोग आते हैं? हमारे पास सभी आदमी आते हैं, जेएमएम का भी पार्टी आता है, बीजेपी का भी पार्टी आता है। और बोलिएगा आप सपोर्ट किसको करते हैं? हम कोई पार्टी की तरफ किसी को मतलब मैं किसी को मेरा टीवी 45 किसी को सपोर्ट करने का आह्वान नहीं करता। वही बोल रहे हैं, अगर हम सपोर्ट किसी को नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे तो बीजेपी झारखंड में आना चाहिए, बीजेपी का है। अगर बीजेपी सरकार इस बार नहीं आएगा झारखंड में तो हर घर में माँ बहन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, हर घर में रेप होगा, हर घर में मर्डर होगा। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा क्या है? स्वास्थ्य सुविधा कुछ भी नहीं है। 10 साल जो हमारे यहाँ विधायक जी है तो अभी स्वास्थ्य सुविधा कुछ नहीं है, ना बढ़िया हॉस्पिटल, ना बढ़िया स्कूल पढ़ने के लिए। बच्चा सब बात देखिए, बच्चा को हम लोग अगर बोलते हैं कि बच्चा को बढ़िया से पढ़ाएंगे तो वो बाहर भेजना पड़ता है हम लोगों को। मतलब हेल्थ इशू में भी बाहर और शिक्षा में भी बाहर। जरा सा चोट लग जाए, आप देखिए, जरा सा पैर कट जाए, जाइए हॉस्पिटल, तुरंत रेफर कागज रेडी है, एम्बुलेंस कॉल कर देगा, तुरंत रेफर। क्या है सुविधा बोलिए? आपके पास चाय पीने आते हैं लोग तो क्या क्या चर्चा करते हैं? चर्चा कुछ नहीं, कोई पार्टी बोलता है वो जीतेगा, ये पार्टी बोलता है वो जीतेगा। आप युवा हैं, साथ ही चाय की टपरी लगाए हुए हैं, कैसी सरकार और कैसे विधायक होने चाहिए? सरकार तो बीजेपी का होना चाहिए, हमारा यहाँ विधायक भी बीजेपी का होना चाहिए, ठीक है। जी कुंदन, ये यहाँ पे युवा हैं और कह सकते हैं कि पढ़े लिखे युवा हैं और अपने पैरों पे खड़े युवा हैं, चूंकि चाय की ही सही लेकिन अपनी इनके बिजनेस है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को चाहे बड़ा हो या छोटा वो अपना अपना होता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो चीजें सामने है, जैसा कि ये नाला विधानसभा से आप जो देख रहे थे, इसमें सीधे तौर पे यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ की जो बेसिक
और बुनियादी जो सुविधा है, खासकर स्वास्थ्य की जो सुविधा है, शिक्षा की जो सुविधा है, वो बिल्कुल निम्न स्तर पे है और इसका जो खामियाजा है यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे उत्तम शिक्षा की बात हो या फिर उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, उसको लेकर जो है, हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में यहाँ के जो नागरिक है ये सवाल यहाँ तक उठा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के लिए भी बगल का जो आसनसोल है वहां जाना पड़ता है। झारखंड के नागरिक होने के नाते और झारखंडियों को जिस तरीके से ये एक प्रकार से कहिए कि अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए भी अगर बंगाल पर निर्भर रहना पड़ सकता है, तो विगत जो इतने दिनों से जो सरकार चल रही है, 24 वर्षों की जो झारखंड हुए और उससे पहले भी बिहार, जो संयुक्त बिहार जो था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्तर उस समय रहा होगा, जबकि अभी का जो स्तर है स्वास्थ्य सुविधा का वो क्या है। आप हमारे माध्यम से ये नाला विधानसभा से देख रहे थे। सबा जी, बहुत शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें करवाने के लिए लोगों से। तो देखिए, यह है आपके झारखंड का हाल। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि जनता का हाल जनता तक, जनता के माध्यम से ही पहुंचाया जाए कि जनता का क्या हाल है, जनता किस तकलीफ और किस समस्याओं से जूझ रही है। जनता खुद बताएगी कि उनके साथ 5 सालों में क्या हुआ, उन्हें क्या चाहिए, उनके साथ कितना धोखा हुआ। और देखिए, सुनकर कितना अजीब लगा कि आजादी के इतने सालों बाद भी एक प्राथमिक उपचार के लिए भी इन्हें राज्य बदलना पड़ता है। मतलब हम रहते हैं नाला में और जाना पड़ता है आसनसोल। तो यह है हाल यहाँ के विधानसभाओं का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, जिन्हें जनता से लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इस तरह के कार्यक्रम आपके साथ रोज साझा करेंगे, रोज आपसे जनता की बात करवाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।